सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 4 यानी कि 4 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में आपकी आज्ञा अनुसार एक शिक्षाप्रद दृष्टांत का वर्णन करेंगे। दूसरे भाग में कोविड-19 तथा इसके वेरिएंट्स पर चर्चा करेंगे। तीसरे व अंतिम भाग में आपका सेहत से संबंधित प्रश्न था कि थायराइड पर कोई साधारण सी एक्सरसाइज बताएं, उस पर होगा तथा उसके साथ साथ शहद व उसके गुणों पर विचार साझा करेंगे। अब आते हैं भाग 1 पर। सेवक आपके साथ जिस दृष्टांत का वर्णन करने जा रहा है, यह बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले हम सबको अपने कथावाचन में कोई ना कोई लेसन देने के लिए ऐसी कथाएं सुनाया करते थे। यह दृष्टांत इस प्रकार है कि एक बार श्री गणेश जी ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि पिताश्री, आप हर समय मुंडमाला पहनकर एवं भस्म लगाकर रहते हैं एवं मेरी माता श्री अपूर्व सुंदरी हैं, आप उनके साथ भयंकर लगते हैं। कृपया एक बार अपने सुंदर रूप में माता श्री के सम्मुख आएं। श्री गणेश जी की बात सुनकर श्री महादेव जी मुस्कुराए। दूसरे ही क्षण स्नान करके जब लौटे तो न तो मुंडमाला धारण किए हुए थे, न ही भस्म लगाई हुई थी। इस रूप को देखकर सब के सब स्तब्ध रह गए तथा स्वयं गणेश जी भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि इस रूप के सामने बड़े से बड़ा मोहिनी रूप भी फीका था। यह देखकर गणेश जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि पिताश्री, आप पहले वाले रूप में आ जाइए। श्री महादेव जी ने कहा, क्यों, क्या बात हुई? अभी अभी आप मुझे इस रूप में आने के लिए कह रहे थे। श्री गणेश जी हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहने लगे, पिताश्री, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता मेरी माता श्री से सुंदर और कोई दिखे। श्री महादेव जी हंसे और अपने पूर्व रूप में आ गए। ऋषि मुनि इस दृष्टांत का वर्णन करके हम सबको व्यवहारिक जीवन का ज्ञान देते थे कि पिता रौद्र रूप में रहता है, क्योंकि उस पर परिवार की जिम्मेदारियां, अपने परिवार का रक्षण एवं मान सम्मान का ध्यान रखना होता है, इसलिए थोड़ा कठोर होता है तथा माता सौम्य, प्यार, लाड, स्नेह से सबसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता को बैलेंस बनाती है, इसलिए सुंदर होता है। माँ का स्वरूप अगर पिता के ऊपर से भी जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखेंगे। अब आते हैं भाग 2 पर, जिसमें आपका प्रश्न था कि कोविड डेज में हमारे यहाँ बीमारियाँ बहुत बड़ी हैं, जैसे कि दिल की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, दिमाग की बीमारियाँ, लीवर की बीमारियाँ, किडनी की बीमारियाँ, थायराइड की बीमारी तथा शुगर की बीमारी। सेवक इस विषय पर यह कहना चाहेगा कि आपके आरोग्य लहर के पिछले कुछ वॉल्यूम्स में सेवक ने सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल आदि कई संस्थानों एवं डॉक्टर्स की रिसर्च का ब्यौरा आपके साथ साझा किया है तथा इस विषय में सेवक यह कहना चाहेगा कि लॉकडाउन की वजह से, हमारा बाहर ना निकलने की वजह से, एक्सरसाइज ना कर पाने की वजह से, सही डाइट ना लेने की वजह से, जंक फूड की हैबिट से तथा मन में बीमारी के डर से हमारे यह प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तथा सेवक आपको यह भी कहना चाहेगा कि अब आप इस डर से बाहर निकलिए और साफ़ सुथरा खाना खाइए, घर का बना हुआ ही कोशिश कीजिए खाना खाइए, और जब भी बाहर निकलिए
मास्क लगाकर निकलिए एवं अपनी सरकारों द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते रहिए तथा शरीर की क्षमता के अनुसार सैर, व्यायाम, मेडिटेशन करते रहिए। आपका दूसरा प्रश्न भी इसी विषय से संबंधित है कि कहीं ऐसा तो नहीं यह हमारी बीमारियां सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की वजह से बढ़ रही हैं और हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। इस विषय पर सेवक सिर्फ इतना ही कहना चाहेगा कि यह भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से अनाज की पैदावार बढ़ाने की मजबूरी से हमारी सरकारें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आदि का प्रयोग करवा रही हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है तथा सरकारें भी मजबूर हैं। इस विषय पर सेवक आपके साथ माननीय श्री राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो, जो कि उन्होंने एक प्रोग्राम जो श्री बाबा रामदेव जी के सगिन्ने में किया था, उसके कुछ अंश आपके साथ साझा करेगा। बेशक यह वीडियो यूपीए गवर्नमेंट के समय की है, लेकिन आपके इश्यूज को हल करने में यह पूरा हमें सहयोग करेगी। को क्या नुकसान होगा या क्या आने वाले दिनों में इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी एक हाल में एक अध्ययन हुआ है चूहों पर। जब भी हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो चूहों पे करते हैं, और अगर आप उसकी फ़ोटो देखें, अखबारों में सब जगह छपी हैं फ़ोटो हैं, वो फ़ोटो देखें तो चूहों में इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स हो गए हैं, इतने बड़े बड़े उनको कैंसर हो गए हैं। 70% उसके कैंसरों की जो पॉसिबिलिटी थी बढ़ गई चूहों में। और अगर आप उनका फ़ोटो का भी देखें तो पूरी बॉडी जो है वो इतने बड़े बड़े ट्यूमर से लदी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो चूहों में उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल खाने से इतना भयंकर नुकसान हो सकता है, तो भाई और बहनों, ये आपकी और हमारी बारी भी दूर नहीं है। क्योंकि अगर चूहों पे जब ट्रायल किए जाते हैं तो उसके बाद फिर हम ह्यूमन बीइंग पे लेके आते हैं, इंसान पे लेके आते हैं, आदमी पे लेके आते हैं। और वो जब पदार्थ आपको मिलेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप इतना कुछ करने के बाद भी, आप देखेंगे आपने इतना योग किया स्वामी जी के कहने के बाद भी, और आप देखेंगे फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये समझना है कि वो ऐसी एक प्रोसेस चल पड़ा है आप दुनिया में, और जितना आप बीमार होंगे है उतनी ही देश की ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना आप बीमार होंगे, ये चाहते हैं, ये देखिए, ये एक सारी देश दुनिया में जो साजिश चल रही है इकोनॉमिक, वो ये है कि आपका खाद्यान्न पहले खराब हो। जितना आप ज़्यादा भोजन खराब करेंगे उतना आप बीमार होंगे। जितना आप बीमार होंगे उतनी आपको दवाइयाँ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। जितना आप दवाइयाँ खर्चोगे, जितना आप हॉस्पिटल पे खर्चोगे, उतना आपका ग्रोथ होगी देश की। और जितना आपको दवाइयों पे खर्चा होगा, हॉस्पिटल का होगा, तो उसका इंश्योरेंस पे फर्क पड़ेगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो करती है। यही एक कारण है कि भारत में एफडीआई इंश्योरेंस पे लाने की बहुत जल्द हो रही है, बहुत कोशिश की जा रही है कि उसको लाया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होता है। तो ये समझने की जरूरत है, तीन चीजें, तीन तरीके के जो दुष्परिणाम है। पहले खाद्यान्न को खराब करो, आपके भोजन को खराब करो, आपकी प्रोसेस को खराब कर दो। वो जब खराब हो जाएगा तो आपके हेल्थ के रिक्वायरमेंट की, आपके दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीन ऐसे व्यवसाय हैं जो दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों की आदतों को, फूड हैबिट्स को बदला जाए। आप जो देश के युवा हैं, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, आप इस मैसेज को आगे लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आप एक इसमें रोल अदा करेंगे। क्योंकि आज हमारे देश में कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से निकलते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। हम सबको समझना है कि ये कैसे इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा, एक हम सबके साथ, हमारे फ्यूचर के साथ भी इसका एक बहुत बड़ा लिंक है, जो हम ये ना सोचें कि हट गया है। और वो किसानों के साथ शुरू होता है, क्योंकि किसान ही इस देश की एक रीढ़ की हड्डी हम मानते हैं। और अगर हमारी सारी कोशिश सरकारों की ये है कि उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया जाए, तो हम किस व्यवस्था की हम बात करते हैं, हम किस स्टेज में जा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। कहा अक्सर ये जाता है कि दुनिया में जहाँ भी तरक्की हुई है वहाँ खेती से लोगों को बाहर निकालते हैं। अमेरिका में खेत में किसान कम हो गए हैं, यूरोप में किसान कम हो गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी हम अमेरिका और यूरोप से तुलना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मैंने जैसे कहा कि 60 करोड़ तो किसान है, जो कि अमेरिका की जनसंख्या से दुगनी है।
हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जहां हम उन लोगों को एम्प्लॉय कर सकें, उनको रोजगार दे सकें। हमें चाहिए ये कि हम खेती को ही संपन्न बनाएं, ऐसा कुछ रास्ता ढूंढें, ऐसी इकोनॉमिक्स हालात तैयार करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें हमारा किसान जो है उसको भी इतना लागत का मूल्य मिले, इतना उसको पैसा मिले कि वो भी खेती ना छोड़ना चाहे, खेत में किसान गाँव में ही रहना चाहे। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग के थायराइड की एक्सरसाइज पार्ट पर। देखिए थायराइड में क्या है कि हमारे ये ग्लैंड्स जो है ना, इसको हमने क्या करना है, सांस लेना है और अपनी वॉइस को यहाँ से बड़े प्यार से निकालना है। और जितना आपको ऊपर जाना है, धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाना है, फिर ऊपर जाना है। ऐसे जैसे स्टार्ट करेंगे, और ऐसे अपने हाथों को रगड़ के और यहाँ पे गर्दन पे लगा लेंगे कि जो थोड़ा स्ट्रेन आया वो आपको रिलीफ मिले। इससे क्या है कि आपका थायराइड ठीक होगा। इसके साथ ही सेवक आपको यह भी बताना चाहेगा कि जो मसाले में आप सूखा धनिया डालते हो, अगर 1 चम्मच वो वाला धनिया आप रात को शीशे के गिलास में भिगो के रख देंगे और सुबह उसको छान कर अगर पिएंगे तो आपको वो भी थायराइड में रिलीफ देगा। और जो आपको एक्सरसाइज बताई है ये सेवक ने एक बार ही किया है, आपने इसको 3 राउंड में करना है, 3 बार करना है। इसके साथ साथ आपने एक लेट के एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके थायराइड में और भी जल्दी आपको रिलीफ देगी। और सेवक आपसे फिर प्रार्थना करेगा कि आप 1 या 1.5 महीने बाद अपना थायराइड ज़रूर चेक कराएं और सेवक को YouTube के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इससे फ़र्क पड़ा कि नहीं। अब आप लेटे हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर लेंगे विश्राम मुद्रा में। अगर कहीं कोई खिंचाव है तो हिला डुला के बिल्कुल ढीला कर लेंगे। अब आपने अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर लाना है। यहाँ पे आप पल्पिटेशन सुनेंगे, उसमें आनंद लीजिए पल्पिटेशन का। सुनते रहिए यहाँ पे पल्पिटेशन। ये भी आपको थायराइड के साथ साथ और भी जो आपके गले के विकार है उसमें बहुत आपको फ़ायदा देगी ये एक्सरसाइज, क्योंकि इससे विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। जितने भी इस चक्र से संबंधित रोग होते हैं वो ठीक होते रहते हैं। अब आते हैं शहद से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सर्वप्रथम अगर हम सुबह सैर पर जाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद लेंगे तो यह हमें ज़्यादा एनर्जेटिक रखेगा। अगर स्वयं के द्वारा या विश्वास पात्र द्वारा शहद मिल जाए तो चीनी के स्थान पर इसका प्रयोग वजन कम करने में सहायक होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर के जख्म की मरम्मत होती है तथा और भी छोटे मोटे शरीर में जो जैसे अल्सर हो जाते हैं उसकी भी रिपेयर में यह हमारी मदद करता है। हमारे शरीर से फॉरेन एलिमेंट्स जिसे नेचुरोपैथी में विजातीय तत्व कहते हैं उनको बाहर करने में हमारी सहायता करता है। शहद दिमाग की बीमारियों को ठीक करने में भी हमारी मदद करता है तथा हमारी याददाश्त बढ़ाने में भी सहायक होता है। अब सेवक
आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।